ये है पास्चर स्ट्रीट तेहरान में, सेंट्रल तेहरान का एक सरकारी कॉम्प्लेक्स जहां ईरान के प्रेसिडेंट और कई मेजर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दफ्तर हैं। एक रेगुलर दिन में बहुत कॉमन है इस सड़क पर आपको कई इंपॉर्टेंट लोग दिख जाए, इंक्लूडिंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी। पर जून 2025 से जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग स्टार्ट हुई, सिचुएशन बदल गई है। Israel and Iran attacking each other this Friday night. Iran's retaliatory strikes hours after Israel's sweeping attacks. This operation will continue for as many days as it takes. और इसी के बाद अटकलें लगाई जाती हैं कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खमेनी है, जिसके बाद खमेनी अपना ज्यादातर टाइम एक अंडरग्राउंड बंकर में बिताने लगे। पर बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 28 फरवरी की सुबह ईरान की सुप्रीम लीडर एक जरूरी मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के चलते कई सीनियर ऑफिशियल्स के बॉडीगार्ड तेहरान की पास्चर स्ट्रीट पर दिखते हैं। इन सभी लोगों का काम ये है इंश्योर करना कि सुप्रीम लीडर सेफली अपने बंकर से मीटिंग की लोकेशन पर आ पाए, पर उनको ये नहीं पता कि उन पर किसी की नजर है, इजराइल की। कई सालों से इजराइल सुप्रीम लीडर के सारे मूव्स और पैटर्न ऑफ लाइफ को ट्रैक कर रहा है, और वो कर कैसे रहे? ट्रैफिक कैमरास के जरिए। तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरास को इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हैक कर दिया है। ये इमेजेस एन्क्रिप्ट करके टेल अवीव और सदर्न इजराइल के सर्वर्स में ट्रांसमिट करी जाती है, जहां इजरायली इंटेलिजेंस इन सारी इमेजेस को ध्यान से परखते हैं। और इस चीज़ में इजराइल अकेला नहीं है, उनको साथ मिल रहा है अमेरिका की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का। और इसी वजह से दोनों CIA और मोसाद को पता है कि 28 फरवरी को तेहरान की पास्चर स्ट्रीट में ईरान की लीडरशिप जमा होगी एक ज़रूरी मीटिंग के, और इस मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी भी शामिल होंगे। इसी वजह से सुबह के 6 बजे इजराइल से उनकी फाइटर जेट्स बेस से टेक ऑफ करते हैं और अपने हाईली एक्यूरेट म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ 9:40 पर वो इस कंपाउंड को स्ट्राइक करते हैं। इस कंपाउंड के साथ ये स्ट्राइक्स ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री साइट्स को टारगेट करती है। फाइनली ये न्यूज़ पूरी दुनिया को पता चल जाती है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई शहद शहीद गवाराय शहादत را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. जिसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरानियंस को बोलते हैं कि उनकी आज़ादी का समय आने ही वाला है। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. वो कहते हैं कि आप लोग घर पे ही रहो क्योंकि हम ईरान पर कई अटैक्स करने जा रहे हैं। Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. इसी चीज को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोहराते हैं। We will create the conditions for the brave Iranian people to free themselves from the chains of tyranny. Therefore, I again turn to you, citizens of Iran. Do not miss the opportunity. जिसके बाद मिडिल ईस्ट की ये जंग स्टार्ट हो जाती है। The skies over West Asia are turning more dangerous by the hour due to the US-Israeli war on Iran. President Masoud Pezeshkian, speaking from an unknown location, threatened to leave Iran's enemies hopeless. अब ये वीडियो ईरान और इजराइल की हिस्ट्री के बारे में नहीं है, but it is about the strike that killed the Israeli supreme leader, especially how this strike was planned. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I just want to tell you about today's sponsor which made this video possible. That's Odoo. If you're a business owner or freelancer, I want to recommend Odoo's project app. Odoo एक all-in-one business management software है, इसमें इन्वॉइसिंग से लेके अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, इवन वेबसाइट क्रिएशन, आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। ये एक सिंपल बट पावरफुल टूल है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम स्टेजेस बना सकते हो, टास्क असाइन कर सकते हो और डेडलाइंस भी सेट कर सकते हो, और सब कुछ आप एक जगह ट्रैक कर सकते हो। जैसे कानबान व्यू से आप पूरा काम अपना विजुअलाइज कर पाओगे और गैंट व्यू से आप टाइमलाइंस क्लियरली देख पाओगे। प्रोजेक्ट ऐप का रियल टाइम कोलैबोरेशन सिस्टम भी काफी यूजफुल है। आप किसी टास्क पे डायरेक्टली नोट डाल सकते हो, टीम को अलग टैग कर सकते हो या फाइल्स अटैच करके सब कुछ सेंट्रलाइज रख सकते हो, यानी कि आपको स्कैटर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर डिसेंट्रलाइज अपडेट्स पर रिलाई करने की जरूरत है। और बेस्ट पार्ट यह है कि पहली ऐप बिल्कुल फ्री है एंड यू गेट अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम दैम। तो अगर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप चाहिए, यू डोंट इवन नीड टू पे। So check out their app, description में link है, and now let's continue.
अली खमेनी को मारने के बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा कि उनको मारने का डिसीजन पिछले साल नवंबर में ही ले लिया था। We were already in November when we sat with the Prime Minister in a very small forum, and the Prime Minister set a goal to eliminate the Khamenei regime in November. ये कोई लास्ट मिनट स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि इजराइल काट्स ने कहा कि ओरिजिनली प्लान था कि हम 2026 की मई या फिर जून में उनको मार डालेंगे। अमेरिका से प्लान शेयर किया गया और फिर डिसाइड किया गया कि जनवरी में ये काम कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि किसी भी आदमी के लिए इम्पॉसिबल होगा हमारी इंटेलिजेंस और हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम से बचना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड इजराइल एंड यूएस मैनेज टू डू दिस? इजराइल के लिए प्लानिंग कर रही थी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस। सबसे पहले मोसाद ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरास हैक कर लिए थे। जैसे हमने पहले बताया कि ये इमेजेस एन्क्रिप्ट होके इजराइल के सर्वर्स में ट्रांसमिट करी जाती। इनफैक्ट एक कैमरा का एंगल तो ऐसा था जिससे मोसाद क्लियरली इजराइल के टॉप ऑफिसर्स की डेली जिंदगी में झांक सकती थी, जिससे इजराइल को दो चीजें पता चली। पहली कि जो गार्ड्स थे वो अपनी गाड़ियां पार्क कहाँ करते थे, और दूसरी पास्चर स्ट्रीट के कंपाउंड में लोगों के डेली रूटीन्स थे क्या। अब इन इमेजेस को कलेक्ट करने के बाद इजराइल ने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग मेथड्स यूज करे गार्ड्स की प्रोफाइल्स बनाने में। ये वो गार्ड्स हैं जो सीनियर ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हर गार्ड की प्रोफाइल में ये लिखा गया था कि ये गार्ड रहता कहाँ है, इनकी ड्यूटी स्टार्ट और एंड कब होती है, वो काम करने के लिए कौन सी रोड्स लेते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस सीनियर ऑफिशियल को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इसको पैटर्न ऑफ लाइफ बुलाते हैं, विच मीन दैट यू कैन प्रिडिक्ट एन इंडिविजुअल सो वेल कि आपको पता चल जाएगा कि वो कब, कहाँ और किसके साथ होंगे। एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते हैं कि इस जंग स्टार्ट होने से पहले मानो हमें तेहरान की सड़कें ऐसे पता थी जैसे वो जेरूसलम, और जब आपको कोई जगह इतनी अच्छी पता चल जाती है तो आप नोटिस कर पाते हो जब उधर एक पत्ता भी हिल जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोसाद कर रही थी। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की CIA अपने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी अली खमेनी के बारे में, और कई महीनों के दौरान उनको सुप्रीम लीडर की लोकेशंस और उनके पैटर्न के बारे में पता चलने लगा। ट्रैफिक कैमरास को हैक करने के अलावा इजराइल ने कई और सोर्सेज को यूज किया अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। इस चीज के लिए उनके इंटेलिजेंस सिस्टम के 3 पार्ट्स ने एक साथ काम किया। पहला पार्ट है इजराइल का सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि यूनिट 8200, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा मिलिट्री यूनिट है। इस यूनिट की सिग्नल्स इंटेलिजेंस टीम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को छान मारती है, जिसका मतलब है उन फोन्स को देखना जो टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेशंस ट्रैफिक के पैटर्न्स को समझना, और फिर इनके बेसिस पर इंपॉर्टेंट लोगों की पैटर्न ऑफ लाइफ समझना। अगर आप किसी का मैसेज पढ़ भी नहीं सकते, पर जो सराउंडिंग डिटेल्स होती है उस मैसेज की, वो आपको कई अहम क्लूज देती है, जैसे कौन किससे कनेक्टेड है, वो कितने समय और किस एरिया में उनसे बात करते हैं, जिससे हमें उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स का पता चल जाता है। इसके अलावा मोसाद ने ह्यूमन एसेट्स को भी यूज किया जो ईरान में तैनात है, जैसे ममून अबू आमर जो एक इस्तांबुल बेस्ड एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि मोसाद कई बार लोकल ऑपोजिशन ग्रुप्स को यूज करता है जो ईरानियन सरकार से नफरत करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कई बार मोसाद ने फॉरेन प्रॉक्सीज को यूज किया है जिनकी डुअल सिटीजनशिप है, जिससे उनको ऐसे देशों में इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आइडियोलॉजी से बात नहीं बनती तो उन्होंने कहा कई बार मोसाद ब्लैकमेल और धमकी देता है ताकि एजेंट्स उनके लिए काम करें। ह्यूमन एसेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इंक्लूड करके इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम्स ने इन सारी रॉ इन्फॉर्मेशन को यूज किया छोटे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अपने लीडर्स के लिए। अब आप नोटिस करोगे कि उन्होंने कई डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन यूज करी है, ट्रैफिक कैमरास, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दे यूज ए मैथमेटिकल टेक्निक कॉल्ड सोशल नेटवर्क एनालिसिस, जो बेसिकली बिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डेटा को देखता है और समझता है कि लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। इस टेक्निक के जरिए उनका गोल ये था समझना कि कई बार ऊपर ही ऊपर आपको समझ नहीं आएगा कि दो लोग कनेक्टेड हैं, but when you look at the data, you try to understand actually they might be connected to each other. पूरे सिस्टम का मेन आउटपुट है टारगेट्स तैयार करना। Now Israel was familiar with this technique because they had used it in the past. करीब 2 साल पहले सितंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को इसी टेक्निक के जरिए मार गिराया था। Israel has dealt a major blow in their fight against Hezbollah in Lebanon, officially killing leader Hassan Nasrallah in a devastating airstrike years in the planning.
हिजबुल्लाह एक लेबनान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो ईरान का बहुत क्लोज एला है और कई सालों से हिजबुल्लाह ईरान का मेन हथियार बन गया है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। अब इससे ईरान को बहुत फायदा मिला क्योंकि बिना अपने सोल्जर्स भेजे वो फिर भी इजराइल से लड़ सकते हैं, वो भी हिजबुल्लाह के जरिए। ये ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो सिंगल हैंडेडली इजरायली फोर्सेस को अटैक कर रहे थे। इसीलिए इजराइल चाहता था कि वो उनके लीडर को मार गिराए। 2006 से उन्होंने कई बार फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करे हसन पर। उस समय से हसन को ढूंढना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो मोस्टली अपना टाइम एक अंडरग्राउंड बंकर में ही बिताता। फिर इजराइल ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। पहले इजराइल अपनी मिलिट्री पर रिलाय करता था किसी टारगेट को मार गिराने के लिए, पर 2006 के बाद मिलिट्री के बजाय इजराइल अपनी इंटेलिजेंस यूनिट पर रिलाय करने लगे, जिसमें शामिल था यूनिट 8200। अगले 20 सालों के दौरान इजरायली इंटेलिजेंस ने हिजबुल्लाह के लीडर्स की पैटर्न्स ऑफ लाइफ समझने की कोशिश करी। वो ये देखने लगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किसको प्रमोशन मिलती, कौन करप्ट था और कौन विदेशी ट्रिप से आ रहा था। इस चीज के लिए उन्होंने खुद के एजेंट्स डिप्लॉय करे और पब्लिक इंफॉर्मेशन यूज करने की कोशिश करी। एक की सोर्स थी इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के मार्टियर पोस्टर्स, यानी कि जब एक हिजबुल्लाह के फाइटर को मार गिराया जाता तो ये पोस्टर्स छपते और इन पोस्टर्स में बहुत बारीकी डिटेल्स मिलती, जैसे फाइटर किस शहर से था, कहाँ मार गिराया उसको और कौन से दोस्त उसकी मौत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। फ्यूनरल्स यानी कि जनाजे में तो और भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती कि कौन से सीनियर लीडर्स पब्लिकली मौजूद हैं और कौन से छुपे हुए हैं। इजरायली इंटेलिजेंस और भी कई छोटे छोटे क्लूज देखती, जैसे सड़क पर क्या कोई आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मौजूद है, एक टनल के ऊपर कोई वेंट है या फिर एक कॉन्क्रीट रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर जो नया बना। ये सारी चीज़ें एक बंकर को इंडिकेट कर सकती है और इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने स्पाई सैटेलाइट्स और ड्रोन्स को यूज़ किया और कई बार तो हिजबुल्लाह के मोबाइल फ़ोन्स को भी लिसनिंग डिवाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। एक हिजबुल्लाह ऑपरेटिव को आइडेंटिफाई करने के बाद इजराइल फिर उनकी डेली मूवमेंट्स को ट्रैक करती और अपने डेटाबेस में ऐड करती। ये इन्फॉर्मेशन वो किसी भी सोर्स से ले सकते थे, उनकी बीवी के मोबाइल फ़ोन से या फिर गाड़ी के ओडोमीटर से। अगर किसी लीडर का रूटीन बदल जाता ज़िंदगी का तो इमीडिएटली अलर्ट जाता है एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर को ताकि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे। और ऐसी ही एनालिसिस से उनको पता चला कि हिजबुल्लाह के लीडर कौन से बंकर में है। जब ये आइडेंटिफिकेशन मिल गई तो नेक्स्ट स्टेप था इस बंकर को डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए 27 सितंबर को जब हसन नसरल्लाह अपने बंकर में थे, इजराइल ने 80 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब ड्रॉप करे। The leader of the terrorist army Hezbollah was killed by Israel Defense Forces in a precise strike in Beirut last night while he was in Hezbollah's central headquarters commanding more imminent attacks against the people of Israel. इसीलिए जब वो इजराइल के सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास इस चीज़ का कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर था। इताई शपीरा जो इजरायली मिलिट्री रिजर्व्स में एक ब्रिगेडियर जनरल है, वो कहते हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है कि जब एक डिसीजन मेकर डिसाइड करता है कि किसी को असैसिनेट करना है तो पूरी सपोर्टिंग टीम्स उनके डिसीजन के लिए इंटेलिजेंस तैयार करती है। पर ट्रैकिंग काफ़ी नहीं थी, उनको ये भी डिसाइड करना था कि ट्रैक करने के बाद कौन से मिसाइल्स यूज़ करना है, क्योंकि आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस फोटो को गौर से देखिए, ये छोटा सा कोन लाइक स्ट्रक्चर इजराइल का ब्लू स्पैरो मिसाइल है। अब इस जंग में इजराइल ने कई तरीके के मिसाइल्स यूज़ करे हैं, पर ये ब्लू स्पैरो मिसाइल इज स्लाइटली यूनिक। इनफैक्ट इस मिसाइल को काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेट मी टेल यू व्हाई। किसी भी जगह का एयर डिफेंस तो कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। सबसे पहले एक रेडार एक इनकमिंग ऑब्जेक्ट को स्पॉट करता है, उसके पाथ को ट्रैक करता है और फिर एक इंटरसेप्टर मिसाइल भेजता है उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये पूरा सिस्टम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, यू हैव इनफ वार्निंग टाइम एंड सेकंड, यू कैन प्रिडिक्ट द पाथ ऑफ द इनकमिंग ऑब्जेक्ट। मोस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क्स बनते हैं जिससे वो उन मिसाइल्स को कैच कर सके जो साइडवेज ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर ब्लू स्पैरो साइडवेज ट्रैवल ही नहीं करता। वो पहले ऊंचाई में जाता है और फिर मानो एक तीर की तरह स्ट्रेट नीचे आता है। इनफैक्ट ब्लू स्पैरो के डिज़ाइन की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर डिसेंड करता है अपने टारगेट की तरफ।
जब एक मिसाइल का ड्रॉप ऑलमोस्ट वर्टिकली स्ट्रेट होता है तो रेडार्स और कमांड सिस्टम को कम टाइम मिलता है वो मिसाइल डिटेक्ट करने के लिए और रिएक्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि ऐसे मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास कम टाइम है नोटिस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, अपना इंटरसेप्टर चूज करने के लिए, उस इंटरसेप्टर को लॉन्च करने के लिए और इंटरसेप्ट करने के लिए। इसीलिए एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल कहते हैं कि इस मिसाइल से हमने उनकी मानो आंखें छीन ली। इनको ट्रैक करने के अलावा ये मिसाइल्स एक छोटी सी डाइनिंग टेबल को भी टारगेट कर सकते हैं जो 1000 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से 28 फरवरी को जब खमेनी को टारगेट किया गया, ईरान के डिफेंस फोर्सेस के पास कुछ रिएक्शन टाइम बचा ही नहीं। अब याद है क्योंकि ये ऑपरेशन हाल ही में हुआ है इसलिए सारी डिटेल्स बाहर नहीं आई है। जो भी सोर्सेज हमने यूज करी इन डिटेल्स की वो आपको इधर मिल जाएंगी। एक और स्ट्रेटेजिक चीज थी कि ये दिन क्यों चुना उन्होंने। पिछले साल जून में इजराइल ने ईरान को अटैक किया था। Israel attacked Iran's capital Tehran on Friday, reportedly targeting the country's nuclear program. उन्होंने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस ऑपरेशन को बुलाया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। कुछ ही घंटों में 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग एडवांस F-35 स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरानियन एयर स्पेस में घुसे और उन्होंने 100 से ज्यादा साइट्स को टारगेट किया। ये थी ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स। इन स्ट्राइक्स के बाद ईरान के कई मेजर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मारे गए। Israel says Iran's Esfahan and Natanz nuclear sites were significantly damaged in strikes by the Israeli military, adding that 9 senior nuclear Iranian scientists have also been killed. और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने एक चेतावनी दी थी। با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. इस अटैक के बाद ईरान ने अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया जहां उन्होंने कई दर्जन मिसाइल्स लॉन्च करे इजराइल की तरफ। Iran strikes back, firing ballistic missiles directly at Israel. ये पूरी जंग 12 दिन चली और कई इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। इसी वजह से अली खमेनी फिर अपनी रातें बंकर में बिताने लग गए और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बंकर इतना गहरा था कि 5 मिनट लगते इसके अंदर घुसने में। अब आप पूछोगे कि शाम की बात ही क्यों हो रही है, क्योंकि ईरान की इंटेलिजेंस के हिसाब से ज़्यादा चांसेस थी कि इजराइल शाम को अटैक करेगा और ईरान की प्रेडिक्शन गलत नहीं थी। इनफैक्ट ये ऑपरेशन ओरिजिनली रात के लिए प्लान किया गया था जिससे इजराइल के एयर कैंपेन्स आसानी से छुप सके। पर इजराइल और यूएस इंटेलिजेंस को बहुत अजीब सी खबर मिली। उनको ये पता चला कि अली खमेनी ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को मिलने वाले 28 की सुबह ही। तो उन्होंने एक नई तरकीब प्लान करी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जानबूझकर फोटोज पब्लिश करी ये दिखाने के लिए कि कैसे उनका सीनियर स्टाफ और कमांडर्स हेडक्वार्टर्स छोड़कर घर जा रहे वीकेंड के लिए। ऑपरेशन में इन्वॉल्व एक ऑफिशियल कहते हैं कि हमने ये फोटोज रिलीज करी दिखाने के लिए कि कैसे हमारे सीनियर ऑफिसर्स घर जा रहे हैं, जिससे ईरान को लगे कि भाई कुछ बड़ा होने नहीं वाला। ये एक डिसेप्शन टैक्टिक थी, पर ईरान को नहीं पता था कि कई लोग जिनकी फोटोज रिलीज करी गई कि वो हेडक्वार्टर से निकल गए हैं, वो कुछ ही देर बाद उधर वापस आ गए। इसलिए जब 28 फरवरी की सुबह जब ईरान के ट्रैफिक कैमराज और मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के ज़रिए इजराइल को ये प्रूफ मिल गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तब ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। इस अटैक के 2 घंटे पहले ही इजराइल ने इस इलाके की मोबाइल फ़ोन सर्विस से छेड़छाड़ करी ताकि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन को कॉल करोगे इस एरिया में तो वो बिजी आएंगे। और इजराइल का मकसद ये था कि अगर बाई चांस ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन सुप्रीम लीडर के बॉडीगार्ड्स और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचेगी ही नहीं। और 9:40 बाद इजराइल के मिसाइल्स इस बिल्डिंग पर गिर गए। किसी की इवैक्यूएशन होने से पहले ही इस बिल्डिंग पर कई स्ट्राइक्स लगी, जहां कई सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स एक बिल्डिंग में थे, अली खमेनी दूसरी बिल्डिंग में थे। इन स्ट्राइक्स के अलावा तेहरान के अलग अलग जगह में भी अटैक किए गए और फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिरा है। उनके साथ साथ उनकी बेटी, दामाद, ग्रैंड चाइल्ड और डॉटर इन लॉ भी मारे गए। उनकी बीवी जो बहुत सीरियसली घायल थी, उनकी मौत 2 दिन बाद हो गई। इन टोटल 30 सीनियर ऑफिशियल्स भी मारे गए और यूएस ने इस ऑपरेशन को
एपिक फ्यूरी बुलाया। Epic fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. पर जैसे हम जानते हैं कि ये अटैक्स अली खमेनी की मौत के बाद रुके नहीं। The 46 Democrat senators have written to the US Defense Department demanding for answers over a deadly strike on a school in Iran. सबसे भयानक अटैक हुआ जब एक अमेरिकन मिसाइल लड़कियों के स्कूल में जा लगा। ये स्कूल उन बिल्डिंग्स के पास था जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान का एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री यूनिट है, उनकी बिल्डिंग्स थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यूएस मिलिट्री ने आउटडेटेड इंफॉर्मेशन यूज करी थी और गलती से स्कूल को टारगेट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली 150 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। धीरे धीरे ईरान के कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर दिए गए, ईरानियन सरकारी वेबसाइट्स हैक कर दी गई और एक बहुत पॉपुलर रिलीजियस कैलेंडर ऐप भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इस रिलीजियस ऐप के ज़रिए ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस को मैसेज भेजे गए कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए। इन मैसेजेस का मकसद था ईरानियन डिफेंस फोर्सेस के कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करना। अब ईरान की सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है पॉलिटिकल वैक्यूम। इसी वजह से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस स्टार्ट किया नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए। सबसे पहले कई आम लोग सड़कों पर उतरे सुप्रीम लीडर की मौत में यूनिटी दिखाने के लिए। वहीं कई वीडियोस भी वायरल हुए जो दिखा रहे कि कैसे कई लोग इस मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसने दिखाया कि ईरान के समाज में सुप्रीम लीडर के बारे में जो परसेप्शन है वो भी डिवाइडेड है। अब ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 111 के हिसाब से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जहां 88 रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, वो अगला सुप्रीम लीडर चुनते हैं। अब जहां नए सुप्रीम लीडर के चुनने का प्रोसेस जारी है, ईरान अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स को काउंटर करने की कोशिश करता है। कई मिसाइल स्ट्राइक्स मिडिल ईस्ट में बसे अमेरिकन बेसिस को टारगेट करती हैं और दूसरी स्ट्राइक्स मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, जैसे ओमान का कमर्शियल पोर्ट या फिर कतर का LNG पोर्ट। इस लड़ाई में सबसे अहम किरदार मानो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहां से दुनिया का 20% ऑयल पास करता है। ये स्ट्रेट बहुत छोटे से साइज का जरूर है, पर हमारी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर्स है। चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया का कम से कम 3/4 तेल इसी स्ट्रेट से आता है। अब जहां इन अटैक्स के साथ ईरान पॉलिटिकल लेवरेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एट द सेम टाइम ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अली खमेनी के बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाते हैं। कई सालों से उनके बेटे एक इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे। इनफैक्ट अयतोला खमेनी, जो इस्लामिक रिपब्लिक के फाउंडर थे, उन्होंने खुद कहा था कि हेरिडिटरी सक्सेशन ईविल और इनवैलिड है और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। उनके कहने के बावजूद भी ये टाइटल पास हुआ फैमिली में। सुप्रीम लीडर के बेटे खुद कभी पब्लिकली पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व नहीं थे। देश के रिलीजियस स्कॉलर्स के बीच भी उनकी रैंकिंग टॉप में नहीं थी, पर उनका ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो एक इम्पोर्टेंट पावर सेंटर है देश में, उससे एक बहुत क्लोज नाता जरूर था। इनफैक्ट 1987 में उन्होंने इन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया था इराक के खिलाफ एक जंग में, पर इन फोर्सेस में भी वो ना कभी एक ऑफिसर थे और ना कमांडर। कई लोग का ये भी मानना था कि ईरान नया सुप्रीम लीडर अनाउंस नहीं करेगा इस डर में कि इजराइल या फिर यूएस उनको टारगेट करेगा। 11 मार्च को नए सुप्रीम लीडर के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो इजराइल की पहली स्ट्राइक में घायल हो गए थे। एक न्यूज़पेपर ने तो ये तक कहा कि उनको ईरान से बाहर लेकर जाया गया है एक टॉप सीक्रेट सर्जरी के लिए। इस सर्जरी के लिए उनको ईरान से मॉस्को भेजा गया एक सीक्रेट रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। अब ये रिपोर्ट ऑब्वियसली ऑफिशियली कंफर्म नहीं है और कहना मुश्किल है कि सच है या गलत, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी सोर्स दी गई है एक हाई रैंकिंग सोर्स क्लोज टू द न्यू ईरानियन सुप्रीम लीडर। कई दिन बीत गए हैं, पर इसके बावजूद हमें पता नहीं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर है कहाँ। इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मोसाद और CIA इसी चीज की छानबीन कर रही है। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जंग खत्म कब होगी, तो उनका मानना था जब मैं कहूंगा। When are you going to know when it's over? When I feel it. Okay. I feel it in my bones. प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ईरान में बॉम्ब करने के लिए अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जबकि इजराइल का रुख बहुत अलग है। उनके डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से ये जंग तब तक चलेगी जब तक इजराइल अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं कर सकता। अब ये होगा कब? योर गेस इज एज गुड एज माइन। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन द रीसेंट वॉर। जो अगला वीडियो आने वाला है विल बी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर ऑन इंडिया एंड यू।